मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बेल दे दी, जो आज नहीं तो कल होना ही था। मैंने आपको पहले भी कहा है, देश की सबसे बड़ी लीगल टीम मुकुल रोहतगी, सतीश मानशिंदे और तमाम लॉयर्स ने आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट में रिप्रेजेंट किया और बेल दिलवा दी। अभी बेल की कंडीशंस आना बाकी है, पर कंडीशंस है। डिटेल्ड ऑर्डर कल आएगा, पर एक अलग तरीके का सेलिब्रेशन चालू हो चुका है कुछ लॉबी में, एक पीआर लॉबी के अंदर। न्याय 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 की बात कर रहे हैं, लॉल, LOL, क्योंकि अगर मैं फैक्ट्स की बात करूंगा तो ये सब का सब पर्दाफाश हो जाएगा। फैक्ट्स की बात करते हैं। आर्यन खान को बेल मिली, बिल्कुल मिली, जो मिलनी भी थी आज नहीं तो कल। ये कानूनी अधिकार होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर उसको किसी ने मासूम नहीं घोषित किया। इन्वेस्टिगेशन चालू है, समीर वानखेड़े और एनसीबी ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बेल तो जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि किसी हर केस के अंदर हमारी न्याय प्रणाली के हिसाब से एक मैटर ऑफ राइट हो जाता है। तो लॉबी सेलिब्रेट किस बात का कर रही है? बिना ऑर्डर पड़े सेलिब्रेट कर रही है। वाह वाह, मतलब वाह। आज दोस्तों कोर्ट में एक और बात बड़ी दिलचस्प हुई है। कोर्ट के अंदर दोस्तों पिछले 3 दिनों में तथ्य बाहर आ चुके हैं। अरबाज के वकील ने यह कबूल लिया था कि अरबाज ड्रग लेता है। मुकुल रोहतगी साहब ने यह कह दिया था कि रिहैब में भेजना चाहिए। मतलब दलील जो कोर्ट के अंदर पेश की गई थी, वो दलील में ये सब साफ हो गया था कि ड्रग कंजम्पशन, खड़े वो कांजा हो, चरस हो, वो मान लिया गया है। दोस्तों अब आप बड़ी बात समझिए। बड़ी बात यह है कि नशा मुक्त भारत, और नशा मुक्त भारत दोस्तों इस देश की मुहिम है और इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, पर एक लॉबी इसके खिलाफ जा रही है। दोस्तों एएसडी अनिल सिंह ने क्या कहा? एएसडी अनिल सिंह ने कहा कम से कम 2 अक्टूबर को तो इनको नशा नहीं करना था। मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर कोई भी माता पिता नशे की मुहिम के, नशे के खिलाफ जो मुहिम है उसका विरोध करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर अपने गिरबान के अंदर झांकिए। क्या आप ये देश के अंदर नशा को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी बनाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। कुछ बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर ये आम बात होगी, पर देश के जनमानस के दिल में ये आम बात नहीं है। ये बात सच्चाई है। तो दोस्तों जो एनसीबी और समीर वानखेड़े नशा मुक्त भारत की इस पूरी मुहिम में काम कर रहे हैं, इस मुहिम के अंदर पिछले कुछ समय में 93 केसेस समीर वानखेड़े ने इन्वेस्टिगेट किए हैं। ये वही ऑफिसर है जिन्होंने अप्रैल 2021 में एनसीबी की एक टीम का नेतृत्व किया था, जो दाऊद के करीबी चिंकू पठान के लिए काम कर रहे ड्रग किंग दानिश चिकना को पकड़ने के लिए गई थी और पकड़ा था। 1200 किलोमीटर के सफर के बाद पकड़ा था। तो दोस्तों इस एजेंसी ने ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है, कंज्यूमर्स को पकड़ा है, और जो सोत्र हैं, गैंग्स हैं, उनको भी पकड़ा है। और हां, इसमें ड्रग पेडलर्स ने इनको अटैक भी किया है। गोरेगांव के अंदर नवंबर 2020 में इनकी टीम पे एक ऑपरेशन में ड्रग पेडलर्स ने अटैक किया था। और अब इन पर राजनीतिक अटैक तेज हो चुका है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। जाति, धर्म, उनकी निजी जिंदगी सब ड्रैग कर दिया गया है। 24 अक्टूबर को अमित घवाटे, जो एनसीबी बेंगलुरु के जोनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन में 3 किलो ड्रग्स पकड़ा। ये ड्रग्स लहंगे के अंदर छुपाकर ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी की जा रही थी। तब तो कर्नाटका के किसी नेता ने इनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। और आज ही के दिन दोस्तों ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में 2000 करोड़ वर्थ ऑफ ड्रग्स पुलिस ने पकड़ा है। तो मैं ये कहता हूं कि आज और आज ही के दिन समीर वानखेड़े ने कोर्ट में कहा है
कि उनकी टीम पर अटैक इसीलिए हो रहे हैं जिससे कि वो डिमोरलाइज हो सके। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जो नशा मुक्त भारत की मुहिम है, क्या उसमें हम सबको साथ नहीं होना चाहिए? मेरी डे वन से मुहिम मेरी नशा मुक्त भारत की ही रही है, और आज ये मुहिम और हर दिन ये मुहिम सक्सेसफुल होती जा रही, क्योंकि देश के अंदर एक मैसेज गया है कि आप किसी भी बड़े बाप के भी बेटे हो, कानून आप पे कार्रवाई करेगा और कानूनी रूप से ही आपको बेल मिलेगी और कानूनी रूप से ही आप पर आरोप लगेंगे और आपसे पूछताछ होगी। इसीलिए मेरा आरोप, जो देश की जनता का आरोप है, मेरा आरोप है दोस्तों कि आर्यन खान को मिली जमानत, लेकिन नवाब मलिक इस मामले पर राजनीति करना क्यों जारी कर रहे हैं? मेरी दलील जो देश की जनता की दलील है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, देश में ड्रग्स और नशे पे राजनीति नहीं होना चाहिए। नशा मुक्त भारत हम सब की मुहिम है और पिछले कुछ समय में हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए और IMIT को भी मैंने एग्जाम्पल देश ने दिया है। और मेरे साथ देश का युवा है और मेरे साथ देश के एक सर्विसमैन है। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर सावंत और फ्लेचर पटेल जो जुड़ रहे हैं मुंबई से, और मेरे साथ युवा जो तमाम अलग अलग जगह से आए हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं, जो नशे मुक्त भारत की पूरी मुहिम का समर्थन करते हैं। हमारे रिपोर्टर ऋषभ के साथ मौजूद हैं। ऋषभ, नशा मुक्त भारत देश कह रहा है, क्या देश के युवा नशा मुक्त भारत के साथ में है कि नहीं? क्या कहना चाहते हैं देश के युवा? क्यों असली बस देशभक्ति नशा मुक्त भारत के खिलाफ लड़ने में होती है। ऋषभ। प्रदीप जी, आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे कैमरा पर्सन को बोलूं, मैं दिखाऊं आपको सबको कि ये सारे युवा देश के अलग जगह से आ रखे हैं, यहाँ पे ये सब पढ़ाई करते हैं और बेसिकली जो ड्रग्स का होता है वो एडिक्शन युवाओं में ज्यादा होता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर देश के युवा जो है वो ड्रग्स के मामले में क्या कहना चाहते हैं और ये सब चाहते हैं कि नहीं भारत देश नशा मुक्त हो। क्या कहना चाहेंगे आप? नशा करना बहुत बुरी आदत है, ये हमारी हेल्थ भी नुकसान करता ही है। आइए मैं प्रदीप जी आपको बात कराना चाहता हूँ और यहाँ पे माताएं बहनें भी मौजूद हैं, उनसे मैं बात कराना चाहता हूँ कि आप इस पे क्या कहना है आपका? युवा पीढ़ी जो आज नशे में धुत हो रही है उसको बचना चाहिए और नशे से मुक्त होना चाहिए। ये जो ड्रग्स है इसे बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्या कहना है? इसमें जो गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल है, अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी प्रदीप जी। ऋषभ, एक और सवाल मैं फ्लेचर पटेल के पास आने के पहले और लीगल पैनल के पास आने के लिए, ऋषभ एक बात मुझे बताइए कि क्या नशे मुक्त, क्या पेरेंट्स को चिंता होती है? आपको माता से वापस से पूछिए, क्या चिंता होती है कि ऐसा तो नहीं बच्चा गलत संगति में चले जाए और नशा गांजा चरस करना शुरू कर दे? चिंता होती है? पूछिए जरा। क्या आप लोगों को चिंता होती है इस बात को? क्या आप लोगों की इस बात के लिए चिंता होती है कि मेरा बेटा मेरा बच्चा नशे में चले जाए, नशे में वो गलत कदम उठाने लगे? इस बात की चिंता है आप लोगों को? सुबह जब बच्चा घर से निकलता है और शाम को जब वापस आता है तो हर माँ, मेरी जैसी हर माँ चिंता में डूबी रहती है कि कहीं किसी गलत उसमें ना पड़ जाए, कहीं किसी नशे में ना पड़ जाए। ये बंद होना चाहिए। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज का युवा जो है रोल मॉडल किसे देखता है? बॉलीवुड ने जो इस समाज को दिया है वो क्या दिया है? नशा। इस नशे ने हमारे युवाओं को मतलब बुरा हाल कर दिया है और इस नशे को रोकने के लिए बॉलीवुड से पहला कदम उठना चाहिए। उन बच्चों ने जो इस समय जो हमारे समीर बानखेड़े ने एक स्टेप उठाया है, ऐसे नेक्सस को तोड़ा है उन्होंने, और इस चीज को तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। पूरा देश उनके साथ है। समीर बानखेड़े जिंदाबाद। बहुत बड़ी बात है। ऋषभ बने रहे आप मेरे साथ। तो ऋषभ, इनका यही कहना है कि बोलिए ऋषभ, आप जो दिखा रहे हैं वो देश की जनता की पल्स से आप बने रहे। मैं आपके पास आऊंगा ऋषभ। फ्लेचर पटेल के पास। फ्लेचर पटेल और ब्रिगेडियर सावंत, देश का युवा जो है इस वक्त नशे की मुहिम के खिलाफ एकजुट है। क्या एक सर्विसमैन भी एकजुट है? ब्रिगेडियर सावंत और फ्लेचर पटेल जी। सही बात है। हमने कारगिल विजय दिवस पर
कि उन्होंने बहादुरी से मुंबई में आके ड्रग्स के खिलाफ एक जंग शुरू किया और इसीलिए सब जो भूतपूर्व सैनिक है हम लोग ने तय किया कि हम के समीर वानखेड़े के साथ रहेंगे और तब से हमारे लोग हर जगह जब बुलाएंगे, समीर वानखेड़े हो, पुलिस हो, ड्रग के खिलाफ बुलाएंगे तो हम जाके वहां पर पंच का, क्योंकि नॉर्मल तौर पर जो भी एविडेंस होता है वो लोग टूट जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि ड्रग माफिया इतना खतरनाक है कि कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा तो उनको खत्म कर डालेंगे और इसलिए उनको सुरक्षा होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने हमारे छाती पर ये काम लिया है कि इस भारत से, इस महाराष्ट्र से ड्रग को उखाड़ के खत्म कर डालेंगे और जो मैं भी आपकी इस मुहिम में आपके साथ हूं, मैं भी आपके साथ इस मुहिम में हूं। ब्रिगेडियर सावंत, मैं भी आपके साथ, मेरे साथ देश के युवा भी हैं, हर व्यक्ति है आपके साथ। फ्लेचर पटेल के पास, फ्लेचर पटेल, आप फ्लेचर पटेल, आप कई केसेस में पंच भी बने। क्या थ्रेट आता है ड्रग लॉर्ड के द्वारा? क्या प्रेशर आता है कि विटनेस हॉस्टाइल हो जाए? फ्लेचर पटेल। ये सरारी जी मैं बोलना चाहूंगा सैनिक फेडरेशन की तरफ से, जब हमें आएगा हर एक माजी सैनिक अपना कर्तव्य निभाने के लिए तत्पर रहेगा। जैसे पहले ऑन ड्यूटी रहे और हम आगे भी रहेंगे। हम धमकियों से डरने वाले से नहीं है और हम अपने यूथ से हाथ जोड़ के करते हैं कि ड्रग्स के शकंजे में ना फंसे और ड्रग्स के खिलाफ जो ये एनसीबी है, सेंट्रल एजेंसीज है, इनके साथ रहे, पुलिस प्रशासन के साथ रहे। ये बहुत बड़ा टेरर है कि आने वाली पीढ़ी को, हमारे यूथ को ये नशेली बना के जो नार्को टेररिज्म फैला रहे हैं। और माजी सैनिक चाहे हमें इसके लिए भुगतना पड़े या जो चाहे एलिगेशंस लगाए, और ब्रिगेडियर सावंत साहब के जी और एनसीबी के साथ भी खड़े रहे। हम लोग ने आपको एक दूसरा चीज बताता हूं कि ये ड्रग्स क्यों और ड्रग्स के वजह से टेररिज्म है जी। ये ड्रग्स से पैसा आता है, वो बंदूक लेने में, बॉम्ब लेने में जाता है और पाकिस्तान का आया है। ये देश को सबसे बड़ा खतरा है और इसलिए हम जब फौज में थे तभी भी हमने इससे लड़ा है और फौज के बाहर आने के इसीलिए मैं ये पॉलिटिसाइजेशन के खिलाफ हूं। ब्रिगेडियर सावंत, बिल्कुल ब्रिगेडियर सावंत, मैं लॉबी से कहना चाहता हूं, अपने फ्यूचर को समझिए, बच्चों के फ्यूचर का ध्यान रखिए, देश की सुरक्षा की बात करिए। ऋषभ आपके पास आ रहा हूं। पूरा सैनिक फेडरेशन इस वक्त देश के साथ, नशा मुक्त भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ऋषभ, मैं लीगल पैनल के पास आऊंगा आपके पास जाने के पहले बाद। ऋषभ, यूथ क्या कह रहा है, किस तरीके से वो एजेंसीज का, भले वो महाराष्ट्र की एजेंसी हो, सेंट्रल एजेंसी हो, नशे मुक्त भारत में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? जी प्रदीप जी, यहाँ के जो युवा हैं वो उनसे हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि आप लोग एनसीबी के, जो भी एनसीबी के समर्थन में है या नहीं है? जी है। आप लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल, हम लोग एनसीबी के और समीर वानखेड़े जी के समर्थन में, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। और बॉलीवुड जैसी जगह पे, जहां पे नशा इस समय भर गया है और हर एक व्यक्ति, मतलब जो भी एक्टर है, सब नशे में घिरे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो और समीर वानखेड़े जी का सपोर्ट करे, ताकि ये सारा जो ड्रग्स माफिया है उसका भांडाफोड़ हो और हमारा देश नशा मुक्त हो और सारे युवा नशा मुक्त हो जाए। समीर वानखेड़े जैसा बनने की कोशिश करें, ना कि बॉलीवुड एक्टरों की तरह। युवा की आवाज, आप सब मेरे साथ जुड़े, ये युवा की आवाज है और मेरी मुहिम और इस देश की जनता की मुहिम और इंडिया न्यूज की मुहिम है नशा मुक्त भारत। मेरे साथ बहुत ही बड़ा लीगल पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ अश्वनी दुबे जी, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के, जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अर्पित बत्रा जी, ये भी एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के, जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विक्रांत प्रचंदा जी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के, जुड़ रहे हैं। मेरे साथ देश रतन निगम जी, जो अगेन सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के, जुड़ रहे हैं। अश्वनी दुबे, आपके पास आना चाहता हूं। देश रतन निगम जी, सबसे अश्वनी दुबे के पास आऊंगा, फिर देश रतन निगम जी के पास। अश्वनी दुबे, आज ऑर्डर आया है, ऑर्डर के अंदर कोई मासूमियत की बात नहीं की गई है, पर एक लॉबी सेलिब्रेट कर रही है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? हमारी मुहिम नशा मुक्त भारत की है और युवा भी नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर को किस तरीके से आप देखते हैं? 2 बार एडमिशन था डिफेंस की तरफ से कि ड्रग कंजम्पशन था, क्या बेल एक हार है? नहीं,
बेल एक हार नहीं है। प्रदीप लॉ 3 स्टेज से गुजरता है, स्टेज, अक्यूज की स्टेज और कन्विक्ट की स्टेज। इस केस में ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जब सस्पेक्ट को एक्यूज बना करके पुलिस किया गया, गिल्टी नहीं हुआ और साथ साथ पिछले 25 दिनों से जेल में भी था। तो 25 दिनों से जो व्यक्ति जेल में है और एनसीबी को जो इन्वेस्टिगेशन इस एंगल करना चाहिए था, वो पुलिस रिमांड फाइल जज ने दिया था। दरमियान में पुलिस रिमांड के दिखाते हुए और एमईए को परमिशन की जरूरत थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी मेरे परमिशन मांगी, कहा कि इंटरनेशनल ड्रग नेक्स्ट को हम खोज करना है। तो इसलिए उस इंटरनेशनल ड्रग खोज करने के लिए भी जो जरूरी वो हो गई। फिर आखिरी बात है प्रदीप ने कोर्ट का अपना विजडम जी, तो कोर्ट ने अपने विजडम में पाया जो आर्टिकल 21 है वो इसेंशियल राइट है हर एक इंडिविजुअल का, और वो राइट ये है कि लिबर्टी इज नॉट थ्रेटेड। और व्हेन एक्यूज पर्सन ऑफ अ क्राइम, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द लीगल प्रोसीजर कीप द पर्सन इन द कस्टडी टिल द टाइम। ये काफी बड़ी बात की आपने आर्टिकल 21 की। मैं अर्पित के पास आने के पहले देश रतन निगम के पास आना चाहता हूं। देश रतन निगम जी देखिए, ये अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स को, यू आर अ वेरी सीनियर एडवोकेट, इसमें दो बार ये सब सेलिब्रेशन हो रहा है। सतीश वानशिंदे जी की फोटो पिक्चर आई है शाहरुख खान के साथ में, पूरा सेलिब्रेशन है। पर इस देश के अंदर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें सेलिब्रेशन क्या है। मैटर ऑफ प्रोसीजर था, मैटर ऑफ लिबर्टी था आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। देशरतन निगम जी, आप कैसे देखते हैं? बेल कंडीशंस, डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है, क्या आप कैसे देखेंगे इस पूरे को? 2 बार एडमिशन हुआ था देशरतन निगम जी अबाउट कंजम्पशन। देखिए प्रदीप जी, इससे पहले बड़े लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन इस तरह का जो उत्सव मनाने की बात है वो कभी नहीं देखी गई। ना किसी को ये भी पता था कि कौन सा अधिकारी जांच कर रहा है उस वक्त, चाहे वो प्रमोद महाजन जी का बेटा हो, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे आगे भी हो। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, हॉलीवुड के जो जैकी चैन है, उनका बेटा जब हुआ था गिरफ्तार, उन्होंने बोला था मुझे शर्मिंदगी है गिरफ्तारी पे कि मेरे बेटे ने ऐसा काम किया। लेकिन यहाँ पर एक उत्सव मनाया जा रहा है जो कि मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। दूसरा, इस कानून का आप उद्देश्य देखिए क्या है। भारत में जो नशे का माहौल बन गया है, जो तांडव कॉलेजों में मचा हुआ है, और गरीब युवक भी जो इसमें फंस रहे हैं, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। और इस कानून का उद्देश्य भारत को नशा मुक्त करना और इस माफिया है जो इनको पकड़ना, और इनको पकड़ने के बाद इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। तो इसको कहीं ना कहीं ये दिखाना कि हम निर्दोष साबित हो गए हैं जमानत के स्टेज पे, तो वो गलत है। यहाँ तो पूरा का पूरा भी मुकदमा बाकी है और उसके बाद व्यक्ति और इसमें देखिए ये अलग तरीके का कानून है। इसमें आप दोषी हैं जब तक आप अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर लेते। ये नहीं है कि आप निर्दोष हैं तब आप दोषी साबित होंगे, ये उल्टा है। काफी बड़ी बात जी। देशरतन निगम जी, पॉइंट है, मैं इसको अर्पित को लेना चाहता हूं। आपने काफी इंपॉर्टेंट बात की। अर्पित आप बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर मौजूद थे। अर्पित मैं चाहता हूं कि अर्पित मेरे साथ जुड़े। अर्पित, आप बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरी हियरिंग चल रही थी। आपने दोनों पक्ष के सेक्शन 29, सेक्शन 37 और सेक्शन 28 के ऊपर पूरी के पूरे डिफेंस और एएसजी का आर्ग्यूमेंट बेस्ड था। ये जो जजमेंट अभी तक आया नहीं है, पर ये बेल है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कॉन्शियस पोजेशन और कॉन्स्पिरेसी के ऊपर दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स चले थे। एक तरफ डिनाई किया जा रहा था, एक तरफ एक्सेप्ट किया जा रहा था। देखिए, एएसजी साहब ने आर्ग्यूमेंट तो बहुत ही साउंड किया था कि 28, 29, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। 28, 29 will lead to 37. Attempt and conspiracy will lead to 37 and 37 के रिगर्स हैं तो बेल नहीं बनती है। आर्ग्यूमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट हुआ था, लेकिन दो पॉइंट्स में थोड़ा सा जो जिसने हिंडर किया इसको, फर्स्ट वाज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सेकंड वाज स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्शियस पोजेशन। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में वो ये सच्ची में रहा कि एनसीबी कोई ऐसे एविडेंस नहीं पेश किए होंगे जिससे कि 8 लोगों की या 4-5 लोगों की कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे। जो डिफेंस की स्ट्रैटेजी थी, आर्ग्यूमेंट था कि ये अरबाज और आर्यन खान का ही मेलजोल है, तो और कंजम्पशन भी वहीं तक रिवॉल्व कर रही थी, तो उसके लिए तो पनिशमेंट कुछ भी नहीं है जिसके लिए बेल बिल्कुल बनती थी। 25 दिन हो गए, इतना डिटरेंस बहुत था।
ये काफी बड़ी बात आपने बोली कि 25 दिन का डेटरेंस वाज देयर। अश्विनी जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। अश्विनी जी, एनडीपीएस एक्ट इज नॉट, आऊंगा अर्पित आपके इसी पॉइंट को। अश्विनी, एनडीपीएस एक्ट इज नॉट लाइक एनी अदर एक्ट एज देशत निगम एंड अर्पित पॉइंटेड आउट। और एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 438 जो होते हैं, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू द पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, वो डायरेक्टली लागू नहीं होता है। ये हमने शोभिक चक्रवर्ती के बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में भी देखा है और रिया चक्रवर्ती के उसमें भी देखा है, जहां एनडीपीएस की धाराओं को प्राइमा फेसी नॉन अवेलेबल बोला गया है। तो अब इसके आगे से ये जो इन्वेस्टिगेशन जाएगी, क्या ये इन्वेस्टिगेशन को आप आगे जाके इस तरीके से जाते हुए देखते हैं? क्योंकि क्या बेल कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्टली इंफोर्स होगी कि जो टैंपरिंग का एलिगेशन लगा है वो नहीं माना जाएगा, या पूरा का पूरा जो बॉम्बे हाई कोर्ट है पूरी एनसीबी की दलील को खारिज कर देगा? प्रदीप भाई, एक बात समझना पड़ेगा कि ये केस जो है कॉन्शियस पोजीशन का है जी। ये केस अब अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस का है, सेक्शन 28। ये 29 अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी का है। ये सेक्शन 35 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट का है। और 8C के जो सेक्शन से बड़े वाइड हैं, वो सिर्फ कंजम्पशन को ही नहीं डील करता है, वो तमाम और चीजों को कि क्या इसको जानकारी थी इस बात की कि जहां वो सो कॉल्ड वीआईपी बन के जा रहा है, उस पर इसको वीआईपी का इन्विटेशन के जा रहा है, क्या उसके साथ जो इसका को-कैंडिडेट जो मित्र है उसके पोजीशन में ड्रग है कि नहीं, एक प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है कि नहीं? अगर ये था तो अपने आप यहाँ कॉन्स्पिरेसी के एंगल आ जाते। दूसरा भाई, थोड़ा वॉइस इको कर रही है, तो मैं चाहूंगा आपकी टीम हमारी वॉइस लो करें। दूसरा मैं भाई एक बात आपको चाहता हूं कि 25 दिनों तक ये व्यक्ति जेल में था और 25 दिनों तक तो जो एंगल्स हैं उन इन्वेस्टिगेशन के एंगल्स ने ऑलरेडी उसको दूसरा इस देश में एक सेकंड रुकिए, मैं अश्विनी जी इसी आर्ग्यूमेंट को आगे ले जाना चाहता हूं क्योंकि आप चारों वकील हैं, आप चारों एमिनेंट वकील। आई वांट टू टेक दैट सेक्शन। ये 25 दिन के अंदर था जेल के अंदर। विक्रांत आपके पास आ रहा हूं, फिर देशत निगम के पास आ रहा हूं। अश्विनी ने काफी वैलिड और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि 25 दिन तक वो जेल के अंदर ऑलरेडी था, तो एक डेटरेंस ऑलरेडी हो गई थी जिसकी अर्पित बात की जा रही थी। तो ये बेल जो है, वो बेल तो एक मैटर ऑफ प्रोसीजर है, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम मैटर ऑफ लिबर्टी आ जाता है। हमने यूएपीए के केसेस में भी देखा है कि आफ्टर सर्टेन टाइम बेल मिलती है। तो इसको ये इस तरीके से विक्ट्री के रूप में क्यों देखा जा रहा है? कोर्ट हैज गिवन द जजमेंट इन इट्स विजडम, देयर इज नथिंग बीइंग सेड कि ही इज इनोसेंट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रदीप जी, आप बिल्कुल ठीक हो। अभी तो सिर्फ कोर्ट ने बेल दी है क्योंकि कोर्ट को लगता है कि ये काफी टाइम रह चुका है अंदर, एंड जो इंफॉर्मेशन एनसीबी को निकलवानी थी फॉर इन्वेस्टिगेशन दैट इज वो हो चुकी है, इसलिए इसको बेल पर छोड़ दिया है। कंडीशंस कल आएंगी जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा, लेकिन ट्रायल अपना चलेगा। ही इज नॉट अभी ही इज स्टिल एन अक्यूज्ड का स्टेटस अभी गया नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा वो गिल्टी है, बिकॉज वो अंटिल प्रूवन गिल्टी ही कैन नॉट बी गिल्टी, बट हाँ वो अक्यूज जरूर अभी भी है, चाहे बेल हुई हो। बट हाँ, क्योंकि कोर्ट को लगा कि 25 दिन रह चुका है और जो भी टाइम पीरियड वो अंदर था, जो काफी टाइम था इन्वेस्टिगेशन एनसीबी करने के लिए कर सकती थी, एंड इसलिए कोर्ट ने फिर आज फैसला कर दिया कि इसको अब बेल दिए जाए। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं। बिल्कुल विक्रांत, ये कंडीशंस वाले पॉइंट पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। देशत निगम जी, जितने मैंने एएसजी के आर्ग्यूमेंट्स मैं पूरा इसको क्लोजली फॉलो कर रहा था। मुकुल रोहतगी का पूरा जो आर्ग्यूमेंट था उस बेस्ड ऑन आर्टिकल 21 एंड लिबर्टी की देयर इज वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ पोजेशन एंड दैट इज नॉट इनफ कि उनको जेल के अंदर रखा जाए। और जो एएसजी का आर्ग्यूमेंट था वो एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के साथ बातचीत के ऊपर था, इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स और व्हाट्सएप चैट्स पे बेस्ड था। क्या ये सब बेल कंडीशंस के अंदर इन चीजों को कंसीडरेशन में दिया जाएगा कि सिर्फ लिबर्टी हो, पर लिबर्टी उस एक्सटेंट तक ना हो कि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सके? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये जो कानून है वो थोड़ा अलग है। यहाँ व्यक्ति निर्दोष है जब तक वो अपने आप को दोषी है, जब तक वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर लेता। तो यहाँ पे एक प्रिजम्पशन है कि वो दोषी है, ये अलग हो गया। जैसे यूएपीए है, टेररिस्ट लॉ है आपका, या मनी लॉन्ड्रिंग है, ये 3 है जो आपके लॉ हैं। इसमें आपको माना जाता है और जो आरोपित व्यक्ति है उसको निर्दोष अपने आप को साबित करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये आम क्रिमिनल लॉ से थोड़ा सा अलग है। ये अलग, इसलिए इस पर ध्यान। और दूसरा देखने वाली बात ये है
कि इसमें जो बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए, रुतबे वाले, जो वीआईपी कल्चर इसमें देखने को मिला है, मिनिस्टर तक कूद गए। मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया, एक मिनिस्टर जिसको इसका कुछ लेना देना नहीं है केस का, वो इतना ज्यादा क्यों बीच में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अर्पित मैं आऊंगा, अश्विनी आपके पास आऊंगा, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं। अश्विनी आई कम टू यू एंड विक्रांत टुवर्ड्स द एंड। पर अर्पित इन शॉर्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, इन्वेस्टिगेशन चालू हो रही है, बेल की कंडीशंस होगी, कोई मासूम नहीं डिक्लेयर किया है, 2 बार एडमिशन हो चुका है, सेक्शन अभी कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है। आप इसमें कैसे देखते हैं, क्या आर्यन और अरबाज और मुनमुन के लिए अब ये पूरा एक ब्लैंकेट एक कह सकते हैं विक्ट्री है कि ये दिस इज अ विक्ट्री फॉर एनसीबी? This is I will say that this is no time for anybody to celebrate. ये सिर्फ एक उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे मिस्टर रोहतगी ने बहस करी थी और सिर्फ उस बेसिस पे इनकी बेल हुई है और कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस सामने आए हैं जो कि विच आर वेरी वेरी मटीरियल। एनडीपीएस एक्ट में होता क्या है कि जितनी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है उतनी स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस होनी चाहिए। तो बेल के प्रिंसिपल बिल्कुल माने जाते हैं, लेकिन कुछ लैप्सेस दिखाई दे रहे थे कि कुछ वीडियो सामने आई थी, कुछ आ रही थी, तो वो उनका एक इम्पैक्ट होता है उनका। प्लस इस मैटर को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया, इतना हीटेड अप हो गया ये मैटर, विच डिड नॉट इफेक्ट हिज बेल। पर दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अश्विनी जी पॉलिटिसाइज हुआ, पर मुकुल रोहतगी ने एक रिजॉइंडर देके कह दिया कि आई एम कंप्लीटली अवे फ्रॉम दिस। क्या ये मैटर ठीक है, कोर्ट के अंदर ही सबमिटेड इट, आप कैसे देख रहे हैं अश्विनी? बिकॉज पॉलिटिसाइज हुआ, पर कोर्ट के अंदर वो आर्ग्यूमेंट से आर्यन खान के वकील ने अपने आप को कंप्लीटली डिस्टेंस कर दिया। अश्विनी। प्रदीप भाई आपसे सिर्फ 40 सेकंड लूंगा। पहला, आपने आर्टिकल 21 की बात किया। आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है वो बैलेंस करने की बात करते हैं, पर्सनल लिबर्टी और लिबर्टी ऑफ द सोसाइटी। बड़ी देखिए उसकी ब्यूटी। और पर्सनल लिबर्टी अगर आर्यन खान की है तो लिबर्टी सोसाइटी की कि ड्रग मीनेस को इरेडिकेट करना है, ड्रग से इस कंट्री को इरेडिकेट करना है, ये भी लॉ है। दूसरी बात आपने प्रदीप भाई कही कि मिनिस्टर जो शपथ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करेंगे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को प्रोटेक्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन क्या होता है प्रदीप भाई? कि केंद्र की कोई एजेंसी अगर जांच कर रही है तो स्टेट की एजेंसी उसके खिलाफ नहीं खड़ी होगी। यहाँ ये बहुत बड़ी बात बोली है अश्विनी। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अश्विनी जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा इतना स्टीम लीगल पैनल है, मैं इसको कल मैं आप चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ कल वापस से जुड़े कि ये क्या एक एजेंसी जब ड्रग मेनेस के खिलाफ एक्शन ले रही है, क्या दूसरी एजेंसी उसके ऊपर काउंटर एफआईआर कर सकती है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर क्या फर्क पड़ेगा? देश इस वक्त ड्रग नशे मुक्त भारत के साथ में है। देश एक आवाज में बोल रहा है, देखिए देश क्या। मैं इसके राजनीतिक पहलू पे डिस्कस करने के पहले आखिरी बार ब्रिगेडियर सावंत और देश के युवाओं के पास आना चाहता हूं। पहले युवाओं के पास आऊंगा। ऋषभ, आपने सुना लॉयर्स ने भी क्या कहा। ऋषभ, देश का युवा क्या कह रहा है? क्योंकि ये एक मैसेज गया है सोसाइटी के अंदर कि कोई कितना भी बड़ा हो, कानून अपना एक्शन लेगा। जी प्रदीप जी, यही सब युवा भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे कानून जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल सही एक्शन लिया है और सब युवा का ये कहना है कि देश ड्रग्स नशा मुक्त हो। और आइए हम बात करते हैं इनसे, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं सारे युवाओं की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक ऐसी मुहिम चलाई है कि युवा कैसे बचे, हमारे भारत के युवा कैसे सेफ हो। मैं आपसे एक गुजारिश भी करना चाहूंगा कि पहले जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, आखिर उसमें ड्रग्स कैसे आता है, नशा मुक्त नशा पहुंचाते कैसे है, पहले उन कॉलेजों की जांच इंडिया न्यूज उठाएगा, की जांच होनी इंडिया न्यूज उठाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं आपसे यही गुजारिश 100% इंडिया न्यूज उठाएगा। थैंक यू सो मच, इंडिया न्यूज उठाएगा। ऋषभ, फ्लेचर, जाते आपके पास आऊंगा, फिर मेरे पास पॉलिटिकल पैनल जुड़ रहा है। फ्लेचर, जाते जाते कितना डिफिकल्ट है एक इंडिपेंडेंट विटनेस के लिए इंडिपेंडेंट रहना इस तरीके के केसेस के अंदर और स्टेट के प्रेशर में हॉस्टाइल नहीं होना। फ्लेचर, ब्रिगेडियर सावंत, फ्लेचर, कितना मुश्किल है इंडिपेंडेंट विटनेस के लिए? मुश्किल बात होती है एक जी
बोलिए ब्रिगेडियर सावंत, बोलिए बोलिए ब्रिगेडियर सावंत। इंडिपेंडेंट फिटनेस के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और मैं 25 साल से इस ड्रग्स के खिलाफ जंग कर रहा हूं। पहले बार जिंदगी में मैंने देखा कि एक ऑफिसर आके सामने आके खुले दिल से बहादुरी से ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ता है और जीत भी जाता है। उन्होंने इतने लोग को अंदर डाला है, दाऊद के लोग को अंदर डाला है कि अभी वो जेल में सड़ रहे हैं। और ये राजनीतिक नेता उस ड्रग माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो ड्रग वाले माफिया बाहर आ जाए और कहीं से समीर वानखेड़े की तबादली हो जाए और यहाँ जो 90 से ज्यादा लोग अभी अरेस्ट है वो छूट जाए। ये प्रयास ये लोग कर रहे हैं। नहीं सक्सेसफुल होगा आप मेरे ब्रिगेडियर सावंत, ये नहीं सक्सेसफुल होगा क्योंकि देश की जनता, ब्रिगेडियर सावंत, देश की जनता, देश की जनता, देश की जनता, ब्रिगेडियर सावंत जी, देश की जनता आपके साथ में है और नशा मुक्त भारत के साथ में ऐसा नहीं होगा। फ्लेचर, मेरे पास 10 सेकंड है। फ्लेचर, इंडिपेंडेंट विटनेस के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप काफी केसेस के अंदर आपने नशा मुक्त भारत को कंट्रीब्यूशन किया। प्लीज नॉट फॉलो ड्रग्स। ये जो मीडिया जो चल रहा है उसको फॉलो ना करे, नेताओं के भाषण में नहीं आए, समीर वानखेड़े को सपोर्ट करे और ड्रग मुक्त भारत करने के लिए सैनिक फेडरेशन और एनसीबी के साथ खड़े रहिए। सो वी हैव अ बेटर एटमॉस्फेयर इन इंडिया एंड वी हैव अ नार्को टेररिज्म किक्ड आउट ऑफ द कंट्री। शुक्रिया फ्लेचर। दोस्तों मेरे पास अब मैं इस मुद्दे के तो आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी ड्रग फाइट के पॉलिटिसाइजेशन पे आना चाहता हूं, मैं इसके खिलाफ हूं। मेरे साथ में दोस्तों आसिफ बामला जी जुड़ रहे हैं जो स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के और सीनियर लीडर हैं महाराष्ट्र बीजेपी के, और मेरे साथ एनसीपी से, मेरे साथ दोस्तों एनसीपी से मेरे काफी सीनियर पैनल जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इंद्रपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं जो एनसीपी के लीडर हैं। पहले मैं आना चाहता हूं इंद्रपाल सिंह जी आपके पास में और आसिफ बामला के पास में। उसके पहले मैं देश की जनता को दिखा रहा हूं कि किस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है। दोस्तों क्रूज पार्टी, अगर आप देखें कि नवाब मलिक जी के नए आरोप आए हैं, उन्होंने कहा क्रूज पार्टी का दोस्तों आयोजन समीर वानखेड़े के दोस्त ने किया था। एक और नया आरोप अभी तक जितने भी आरोप, दूसरा एफटीवी इंडिया हेड समीर वानखेड़े के दोस्त है, एक और दूसरा इनने एलिगेशन लगा है। तीसरा एलिगेशन ये लगाया गया है कि क्रूज ड्रग पार्टी में अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया मौजूद था। तो ये 3 एलिगेशंस हैं। तो मेरा सवाल है इंद्रपाल सिंह जी आपसे कि अगर इतने आपको सब पता था तो आप टिप ऑफ दे देते एनसीबी को। आपको इतना सारी जानकारी है तो आप टिप ऑफ दे देते एनसीबी को। आसिफ बामला जी आपके पास आऊंगा। इंद्रपाल जी टिप ऑफ दे देते एनसीबी को, महाराष्ट्र पुलिस को टिप ऑफ दे देते। आपको इतनी जानकारी कहां से आ रही है? देखिए अभी सारा मामला तो कोर्ट में है, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी और कोर्ट का सम्मान हम सबको करना है। आज भी जो आर्यन खान के मामले में कोर्ट ने जो सुना और उसको जो जमानत दी है, तो केस में कहीं तो भी बहुत कुछ लूप होल्स है। और जो नवाब मलिक साहब जो ला रहे हैं बात, वो जरूरी जानना ये भी है कि कोई ऑफिसर जो है वो अपने अहदे का गलत उपयोग कर गलत काम तो नहीं कर रहा है। कि एक आदमी अगर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसका लड़का है, तो उसको उसका खामियाजा भुगतना ना पड़े। आसिफ बामला ये कह रहे हैं कि, आसिफ बामला मैं आपके पास आ रहा हूं, इंद्रपाल जी कह रहे हैं कि लूपहोल्स है। पहली बात आसिफ बामला, एक सब तीनों को एक्यूज को साथ में बेल मिली, इट डज नॉट मीन इनोसेंस। इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं नवाब मलिक? इसके अंदर खुद पर्सनल इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं आसिफ बामला? और एक सेंट्रल एजेंसी के ऊपर काउंटर एफआईआर कराई जा रही है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से क्या फर्क पड़ेगा? आसिफ बामला देखिए, आज जो निर्णय हुआ है 24-25 दिनों बाद, वॉइस इको हो रहा है, उस पर ध्यान करो। तो आज जो निर्णय हुआ है 25 दिनों बाद, मुझे लग रहा है कि ये बहुत पहले हो जाता था, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी और राजनेताओं के बीच की जो रस्साकसी है, उस विषय ने इस मैटर को किसी और जगह पर लिया। शाहरुख खान और आर्यन खान को छोड़कर तमाम पार्टियां, लेकिन एक पार्टी को नहीं लेना चाहूंगा, हर पार्टी ने हर बात कही जो इस केस के हटकर वो लगा रही। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप है, हम सब है। अधिकारियों की अगर हम बात करेंगे, न्याय अधिकारी है, चाहे वो जितनी भी न्यायपालिका है,
अगर हम उनके अधिकारियों को काम करने का मौका नहीं देंगे तो देश के लोगों का न्याय से भरोसा उठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अपना काम कर रहे हैं। आज जो जजमेंट आया है ये किसी पार्टी प्रेरित नहीं था। आज से लोग पूछते हैं यार ये बीजेपी की हार है या इनकी जीत है। जज का ये जजमेंट है। बेल जो दलीलें नहीं, असली मामला बेल नहीं होना, किसकी हार जीत कैसे हो सकता है जब हमारे पास डिटेल्ड ऑर्डर नहीं है? पहली बात मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। दूसरी बात मैं इंद्रपाल जी आपसे ये पूछना जी आसिफ मामला एक किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं थे। आपने जो दलीलें दी पिछले साल शायद वो अच्छी वो अपनी बातें नहीं रख पाएंगे बिकॉज व्हाट्सएप के चैट्स के आधार पर फैक्ट को करना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। नहीं ये काफी आप नहीं आसिफ मामला पर लार्जर पॉइंट ये है कि मैं कह रहा हूं कि एक एनसीबी देखिए आसिफ मामला और इंद्रपाल जी मैटर क्या है? मैटर ये आसिफ मामला जी और इंद्रपाल जी मैटर क्या था? मैटर है कि एनसीबी ने एक ड्रग क्रूज रेड की जिसके अंदर कई को एक्यूज थे जिसमें से एक बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा निकला था। एक मेरे को एक चीज बताइए, नवाब मलिक जी को इतनी इंफॉर्मेशंस कैसे आई और उन्होंने इनका इसका राजनीतिकरण कैसे किया? इतने आरोप जो नवाब मलिक जी ने लगाए, जाति इंक्लूड कर दी, धर्म इंक्लूड कर दिया, सब मीडिया के अंदर। मुझे लग रहा है पर्सनल इंटरेस्ट उनने लिया। क्यों लिया इस केस के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट जब ये ड्रग का केस था? मेरे को बताइए इंद्रपाल जी। बिल्कुल ये ड्रग्स का केस है। ये केस में कितना दम है ये आज नहीं तो कल फिर आपके सामने आने ही वाला है। ये सबसे खतरनाक है कि किसी को भी इतने खतरनाक जुर्म में फंसाना और किसी को भी इस जुर्म में फंसाना, जैसे कि फंसाने का क्या आपके पास प्रूफ है? मैं बता रहा हूँ अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि रिया चक्रवर्ती के केस में हुआ, आपके पास में व्हाट्सएप चैट थी, उसके अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट को देख लीजिएगा। आपने कहा था इंटरनेशनल रैकेट है, क्या निकला उसके अंदर? मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है कि इट इज एनडीपीएस सेक्शन नॉन बेलेबल था। शोभिक चक्रवर्ती के अंदर भी जजमेंट था। कोई व्यक्ति अगर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन चीज चल रही इसका ये मतलब नहीं इनोसेंट होता है। आप मेरे को पूछिए, वापस से पॉइंट पाइए, नवाब मलिक जी इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? में क्या निकाल लिया मुझे बताइए ना। आज भी आप बोल रहे हैं व्हाट्सएप चैट के आधार के ऊपर आप बोल रहे हैं इंटरनेशनल रैकेट है। आपके पास में क्या है इंटरनेशनल रैकेट का? आपके पास जो पंच है, एक पंच नहीं दो पंच बोल रहे हैं, उनके पास से ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन लिए गए हैं करके। तो आप बोगस है। आसिफ मामला जी ये कह रहे हैं कि ये इंद्रपाल जी कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े और एनसीबी एक रैकेट चला रही थी। मुझे आप बताइए आसिफ मामला जी, अगर ऐसा था तो सबको एक्यूज के लिए लड़ना चाहिए था, सिर्फ एक को एक्यूज के लिए क्यों लड़ा गया आर्यन खान के लिए? ये मैं पूछना चाहता हूं। और पर्सनल डिटेल्स लाना आईटी एक्ट के हिसाब से एक ऑफेंस है, उस व्यक्ति की प्राइवेसी पे हर्ट करता है, उसकी बात क्या हो गया आसिफ मामला? बाकी के को एक्यूज को भी बेल मिली है, वो भी ध्यान दीजिए ना। सबके पास क्या मिला है? 5 ग्राम 2.5 ग्राम मिले लोगों के पास में। इंद्रपाल जी मैं उस पर मैटर डिबेट नहीं कर रहा, मैं राजनीतिकरण डिबेट कर रहा हूं। आसिफ मामला बनता है जब कमर्शियल क्वांटिटी हो तब बनता है ड्रग का केस। रामदास अठावले ने बोला है इंद्रपाल जी करना पड़ेगा। आसिफ मामला और इंद्रपाल जी के बीच में बहस। आसिफ मामला देखिए, एनडीपीएस का जो एक्ट है 1980 पैकेज से, उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग सस्पेक्ट इज गिल्टी अनलेस प्रूवन। एग्जैक्टली। आपको एक लॉयर हो, आप ये जानते हो राइट। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो अरेस्ट हुआ है यकीनन शायद कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसे बेल इजली मिल जाता था। इस पर 3 बातें आती है। इस पर जो बातें निकली है आपके गोसावी या भंसाली जी, यदि उन्होंने रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व है तो कोर्ट तो महाराष्ट्र का उन्हें आप उनकी सजा दीजिए। उनको डेफिनेटली अधिकार है सजा के, और वो पात्र है। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर मैटर सब जुडिस था आसिफ मामला, मैं यही तो पॉइंट लाने की कोशिश कर रहा हूं। आसिफ मामला और इंद्रपाल जी मेरे पास, आसिफ जी बिल्कुल, आसिफ मामला जी मैं यही कह रहा हूं कि आप दो, मेरे पास इतना ही समय था कि अगर केस सिर्फ एक ड्रग फाइट के बारे में था तो फिर इसमें राजनीतिकरण क्यों लाना चाहा?
मैं युवाओं के साथ इस मुकदमे को खत्म करना चाहता हूं। ऋषभ, देश का युवा राजनीतिकरण पे क्या कह रहा है आपने बता दिया है। आप मेरे साथ, आप मेरे साथ बने रहें दोस्तों। आज का मुकदमा मैं यही समाप्त करता हूं और मैं कहता हूं नशा मुक्त भारत के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। इंडिया न्यूज और स्टिंग ऑपरेशंस करेगा जहां जहां ड्रग्स बिकते हैं। मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकाबला।